दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड में। 2024 के चुनाव के लिए जो बिगुल बज रहा था, कभी वो शांत हो जाता है और कभी उसकी आवाज़ बहुत तीखी हो जाती है। और तीखी, खासकर अगर कैराना की बात करें, तीखी इसलिए नहीं थी क्योंकि चौधरी परिवार का मूड कुछ और तरह का था। और चौधरी यशपाल सिंह जी का जो परिवार है, वो जिस तरफ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि उधर बिगुल तेज़ी से ना बजे। अब बिगुल जब बज चुका है तो हमारा फ़र्ज़ है चौधरी परिवार से बात की जाए और जो उनके साहबजादे हैं उनसे बात की जाए। उनको क्या लगता है चुनाव में, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग करते हैं। उन्होंने भले ही चुनाव लड़ा हो, लेकिन कैंपेनिंग करके वो सीख चुके हैं, दाव पेच सीख चुके हैं कि किस तरीके से कौन सा दाव कब मारना है। हमारे साथ में बात करने के लिए भाई परीक्षित चौधरी जी हैं और उनसे बात करते हैं, उनको क्या लगता है, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। आपका भी चौहान साहब स्वागत है, बहुत बहुत। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को, क्या लग रहा? अब चौहान साहब, ये चुनाव जो है वो बिल्कुल साफ़ है। अब समाजवादी पार्टी अब जीत की, और तो नहीं कहूँगा, जीत के उस पर आज पहुँच चुकी है। अब वो ये फ़्लो जो है मेंटेन रहे और आगे जीत को जो है वो पकड़ा जाए। तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। चुनाव को इसी तरीके से देख रहा हूँ। हर धर्म, हर बिरादरी, हर वर्ग का जो साथी है वो जुड़ चुका है और वो जुड़ के समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी जो है अपने वोट के साथ साथ औरों को भी, सभी को ये समाजवादी जो नीतियां हैं, सब चीज़ें हैं, उनके साथ लगा के और उसको जिताने का काम करेगा। लेकिन जो समस्याएं थी अब तक, वो दूर हो जाएंगी क्या? जो चौधरी हैं, बड़े चौधरी हैं, वो भी मैदान में आकर काम करेंगे? आप तो आ गए हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो उनका जो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने बात कही थी, तो उनका तो वही बहुत है। साथी लोग इतने हमारे सब साथी इतने मजबूत हैं कि उनके लिए उतना ही बहुत होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी जगह पहुँचेंगे, जाएंगे और वोट की अपील करेंगे और मेहनत करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जो सांसद हैं हमारे प्रदीप चौधरी जी, वो कह रहे हैं हमने बहुत सारे काम करवाए हैं। शामली में केंद्रीय विद्यालय बनवा दिया, स्टेडियम बनवा दिया, जो मेडिकल सेवाएं उन पे काम हो रहे हैं। शामली से देख लीजिए, 7 हाईवे हमने निकलवा दिए हैं, ट्रेनों के लिए काम हो रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर वो बोलते हैं। राम मंदिर तक बनवा दिया, जो इतना बड़ा मुद्दा था देश के लिए, हिंदुओं की आस्था के साथ ठेस थी। इतने काम करवा दिए। क्या लगता है आपको, इतनी जल्दी हार मान लेंगे बीजेपी? उन्होंने तो नहीं करवाए। बाकी जो पार्टी हैं वो काम करवाती हैं। सत्ता में जो व्यक्ति होते हैं वो काम करवाते हैं, लेकिन जितने काम होने चाहिए उतने काम नहीं हुए। किसानों को 2000 रुपये से नहीं काम चलेगा दे के। किसानों के तो तमाम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, C2+50 फॉर्मूला, उसके ऊपर हम भी गए थे धरने में। मैंने भी सारी चीज़ें जानकारी करी थी, सब चीज़ों के बारे में सब A to Z सारी जानकारी लेके वहाँ पहुँचा। उस समय पे धरनारत जो किसान थे, सब हमारे जो भाई थे, वो कहीं और उन पे थे, लेकिन उनके मन में वहाँ बैठते थे तो वहाँ में सुनने में आया, सबके मन में ये था कि हमारी सब किसानों की जो है वो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। उनके बच्चों के लिए कभी भी उन्हें दिक्कत महसूस नहीं देगी, चाहे स्कूल में पढ़ाने के लिए, चाहे वो, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो C2+50 फार्मूला है, उसमें जो तमाम कॉस्ट हैं, सारी जो फसल उगाने में लेबर कॉस्ट से लेकर सब चीज़ मतलब इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो सारी चीज़ें इंक्लूड होके ही वो है, तो उससे हम किसानों का ही तो फ़ायदा है। वो उस मुद्दे के ऊपर भी बैठना चाह रहे थे कि भाई लड़ा जाए इस मुद्दे के ऊपर भी। पहले भी हुआ है, उसे सरकार की तरफ से ये भी बयान आए हैं कि अगर जो ये चीज़ करी गई तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा किसान। तो वहीं के वहीं हमारा भी सवाल उठता है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमारा भी सवाल ये उठता है कि अगर जो उसमें खर्चा आता है उसको लागू करने के लिए रिपोर्ट को, तो जो इतने बिजनेसमैन हैं उनके जो इतने भारी इतने बड़े बड़े कर्जे, हज़ारों करोड़ों के, इतने जो संख्या सुनने में आती है वो हैरान करने वाली होती है कि वो माफ़ कर दिए जाते हैं बहुत आसानी से। उसको दे कौन रहा है? उसको जो माफ़ कर रहा है वो सरकार कर रही है। तो क्या सरकार इतना खर्चा किसानों के लिए नहीं उठा सकती? क्या इससे भी ज़्यादा, क्या पूरी देश की कौन सा कोई 1 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा का खर्चा आ जाएगा किसानों के लिए? तो किसानों के लिए अगर जो हित में वो करना चाहें तो कर सकती है सरकार। इसमें
इसमें मैं नहीं मानता कि कोई दो राय है कि किसी भी तरीके से सरकार पे कोई कम रिसोर्स हैं या कम उनकी क्षमता है। तो हिंदुस्तान सरकार है, स्वाभाविक सी बात है, क्षमता बहुत होती है, तो उनको उस जो मेन मुद्दे हैं उन पे काम करना चाहिए, उन पे फोकस करना चाहिए। नौजवान जो है वो कितनी नौकरियां लगवा पा रहे हैं, कितने लोग नौजवान भाई बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे मैं आज के समय पे इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ, किसानों का हो और नौजवान भाइयों की रोज़गार का हो, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं आज के समय पे, जिसे हमें टैकल करना चाहिए, जिसके ऊपर सारी सरकारों को, सबको, विपक्ष को अपने हमारे मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच में चुनावी समय जो उठाएंगे, तो उनसे इन चीज़ों के वादे करने चाहिए कि हम इन चीज़ों पे सबसे पहले काम करेंगे, तभी किसी तरीके से हम जनता का विश्वास भरोसा जीतेंगे और उस पर हमें काम करने पे हम भी मजबूर होंगे अगर जो हम सत्ता में आते हैं, जब हम वादे करेंगे तो। 1 ट्रिलियन की आपने बात की। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें संबित पात्रा जी और गौरव वल्लभ जी, एक कांग्रेस की तरफ थे गौरव वल्लभ जी और संबित पात्रा जी बीजेपी की तरफ से, अब वो भी बीजेपी में चले गए हैं, तो ट्रिलियन का तो मामला शायद ख़त्म हो जाएगा अब। देखो वो तो चलो उनकी वो है ट्रिलियन का, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और आगे बढ़े। सरकारों का से सवाल करना हमारा काम है और हमें करते रहना चाहिए, चाहे कल हमारे जो हम विपक्ष में बैठे हमारी सरकार बने या जिनकी अभी है उनकी सरकार से हमें सवाल करते रहने चाहिए कि जो ये इस तरीके की बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं, हमारी सारी संस्थाएं तो वो बेकी जा रही हैं, वो जनता की है, वो पब्लिक की चीज़ें हैं, तो उनको हम मिलके वो सरकार बेहतर कर सकती है, सब मिलके उसको जो है अच्छा कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको बेच के अच्छा करने का उनका आइडिया उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम उसको सेल आउट कर देंगे उन्हें तो वो अच्छी हो जाएंगी फिर। तो मैं नहीं, इस चीज़ में मैं विश्वास तो नहीं करता, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं आज के टाइम पे मैं वही यही मानता हूँ, इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सब बेहतर हो जाएगी, किसानों को उनका हक दो, और साथ साथ क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% से भी ज़्यादा मैं कहूँगा लोग किसानी खेती से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जी। तो अब आप इतना परसेंटेज लगा लो कि कितनी भारी परसेंटेज है ये, अगर जो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं इसमें, तो अगर जो हम इतने लोगों की जो इकॉनमी है वो हम उसको इकोनॉमी को जो बेहतर करना है तो इतने लोगों की मदद हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी, और वो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर जो हम किसानों की आय दुगनी जो बात कही थी तो उसको करें, वो इस रिपोर्ट के माध्यम से होगा, ये लागू करी जाए, खर्चा होगा, उठाना पड़ेगा सरकार को, रिसोर्सेज हैं उन पे, करना चाहिए उन्हें, और साथ साथ जो नौजवान भाई हैं उनके रोज़गार की बहुत ज़्यादा गलत जो हो रहा है अगर जो आज के समय पे वो नौजवानों के उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां ही सबसे, एक परिवार में एक नौकरी चली जाए ना अनिरुद्ध भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब हम बड़े बड़ों से सुनते हैं बाबा जी ने नौकरियों का एक तरफा यहाँ पे नौकरियाँ, जो उनके समय की सबसे बड़ी जो बात बताई जाती है कि नौकरियाँ इतनी लगवाई थी, जिस समय पे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, उस समय पे इतने काम हो रहे थे, इतनी नौकरियाँ लगवाई थी। मैंने इस बात को अपनी आंखों से देखा है, बड़ों के मुंह से भी सुनते हैं हम। अगर जो एक घर में एक नौकरी चली जाए ना तो सारा घर, उनके रिश्तेदार तक उससे बेनिफिट हो जाते हैं। जी। उनके सब चीज़ सुधर जाती है। तो सोचो एक नौकरी एक घर में कितनी बड़ी बात है। तो हमें नौकरियां उपलब्ध करानी पड़ेंगी, तमाम चीज़ें हमें दिमाग में रखते हुए नीतियां लाने का काम जो सेवक हैं उनका है। उनको जनता चुन के भेजती है, विश्वास भरोसा करती है उन पे, तो उन्हें चुन के भेजती है। तो उन्हें उनका ही काम है ये कि भाई वो नौकरियों का अगर जो नहीं निकल पा रही हैं तो उसका बंदोबस्त वो करें, हाथ पैर उन्हें मारने हैं, सोचना उन्हें, समझना उन्हें है। तो वो सब चीज़ें करके और नौकरियां, और ये किसानों का सबसे बड़ा मैं मुद्दा इसको मानता हूँ, और इसी पे मैं आगे भी जो हमारी लड़ाई है हम इसी के ज़रिए उसको जारी रखेंगे और सबको विश्वास और भरोसा दिलाएंगे आगे आने वाले समय में भी और अब भी कि हम लोग किसी भी तरीके से ताकत में आते हैं तो यही सबसे मेन मुद्दे रहेंगे जिन पे काम करा जाएगा।
अब पहले नारा था अब की बार मोदी सरकार, फिर नारा आया एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार नारा आया है अब की बार 400 पार। क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर? मैंने पहले भी कहा था कि ये तो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, अपना आप बना लो, कुछ भी बना लो कि भाई 400 पार या उससे भी और पार, एक भी सीट ना दो इन्हें, ख़त्म कर दो इसको, ये सब चीज़ें नहीं होती। विपक्ष होना ज़रूरी है। 400 पार या वो पार, पहले भी सरकारें आई हैं, बहुत भारी इसी तरीके की सीटें लेके आई थी वो सरकारें भी, जो इतिहास हम पढ़। लेकिन मेन बात यह है कि विपक्ष का होना तब भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। तब चाहे जो भी सत्ता में था, आज चाहे जो भी सत्ता में हो या आए, जनता जिसे भी चुने, उसका मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है। और 400 पार और ये पार, ये नारे नहीं होते। नारे देने हैं तो कम से कम रणनीति ना बनाओ, जन के लिए ऐसी नीतियां बनाओ जो वाकई में ही मतलब सोचे आदमी। चुनाव के समय पे रणनीतियां बनाते हैं, भाई रण में बनाई जाती है रणनीतियां, तो भाई वैसी नीतियां तो हम जनता के लिए नीतियां तो हम वो बनाएंगे भाई। राजनीति में राज्य के लिए नीतियां बनती हैं, ये रणनीति बनाते हैं कि दूसरे को किस तरीके से वो करा जाए। होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन इस तरीके, इन मुद्दों पे नहीं, इस तरीके के नारों पे नहीं। नारे किसानों के लिए होने चाहिए। नारे जय जवान जय किसान नारा दिया, लेकिन आज बोल भी देते हैं अपने भाषणों में अंत में जय जवान जय किसान। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि शीशे में देख के अपने आप से पूछें कि किसने हक दिया आपको। आप जब उनके लिए काम नहीं कर रहे तो आपको हक भी नहीं बनता कि जय जवान जय किसान का नारा आप अपने मुंह से दें। तो ये मेन चीज़ें हैं, तो उस पर ये काम करें, नारे दें, किसानों के लिए दें, नौजवानों के लिए दें। सबसे मेन बात वो है। ये नारे, मैं नारे नहीं मानता, ये कोई अच्छे नारे हैं, कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कोई कि 400 पार या फलाना पार या फलाने की सरकार या उसकी सरकार। जनता की सरकार होती है, कोई राजशाही तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और जनता का सब कुछ जनता के हाथ में है। इस तरह देख कर तो ये लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, सब कुछ राजतंत्र चला हुआ है। अभी आपने देखा केजरीवाल जी को भी अंदर भेज दिया, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, पत्रकारों के ऊपर इतना अंकुश लगा दिया गया है। एक तरफ वो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो भी बोलने नहीं दे रही है। तो बड़े देश के जो हालात हैं, क्या सुधर पाएंगे इस तरीके के, जिस तरीके से किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, जवानों के साथ, और जो हमारा असली जवान है जो हमें सीमा पर खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है, उनके साथ। तो क्या इस तरह के हालातों से देश उभर पाएगा? जिस तरह का अभी लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, कानून बदले जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा समय आएगा जब देश की जनता जागरूक होगी और ये काम हो पाएंगे? मैं, जो नौजवान भाई हैं मेरे हम उम्र है, मैं तो उनसे ही अपील कर सकता हूँ कि ये सब आप ही सुधार सकते हो। चाहे चुनाव के समय पे, ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वो तो लगा रहता है। सरकार सत्ता किसी की भी आए हुआ है, अब एक दूसरे से मिला भी करते थे नेता बहुत अच्छे ढंग से। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ऐसे लेवल पे पहुँचना कि हम दूसरे के हर दरवाजे, हर चीज़ें बंद कर दें, जेल में भेजें लोगों को, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाती हैं। और अकाउंट्स फ्रीज़ कर दें या ये कर दें, सब चीज़ में जो है किसी ना किसी तरीके से उन्हें रोकने का प्रयास हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और नौजवान जो है होता है देश का, वो एक बहुत मजबूत जो नींव है, वो कभी भी उसकी फाउंडेशन जो होता है उसको मजबूत चाहे करना, कितना ही मजबूत चाहे करना, वो कर सकता है। तो मैं तो नौजवान भाइयों से अपील करना चाहूँगा, नौजवान होने के नाते, उनका हम उम्र होने के नाते, कि इन चीज़ों से हमें साथ मिलके ये सब चीज़ें टैकल करनी है। हम साथ, जो नौजवान साथ रहेंगे या आगे राजनीति में भी आएंगे, विपक्ष में भी रहें चाहे वो रहें, अभी से अगर जो हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अच्छे राजनीति के बारे में सोचेंगे, जो असलियत में जिसे राजनीति अच्छा शब्द कहा जाता था, उसका सही मायना और सही वो लेके चलेंगे, अच्छी नीतियाँ बनाने का काम करेंगे लोगों के लिए, तो बिल्कुल देश, ऐसी बात नहीं है अभी भी पूरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं ख़त्म हुआ, अब भी लोगों का ही राज है, अभी भी चुनाव है, लोगों का ही वो चलेगा, जहाँ लोग चाहेंगे वहीं सब कुछ होगा। तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इन सब चीज़ों को बदला तभी जा सकता है जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करें। सबसे मेन बात यही है कि व्यक्ति को देखो, जो व्यक्ति अच्छा हो उसको वोट करने का काम करें, जिनकी नीतियाँ अच्छी हों, जिस संगठन की, जिस पार्टी की नीतियाँ अच्छी हों, उनको वोट करने का काम करें।
चलो आज हमने काम और कर लिया कि भाई परीक्षित को तो हंसाया, जो इनके पिताजी हैं उनको भी आज हमने अपने इंटरव्यू के माध्यम से हंसाने की कोशिश की और वो भी हंसे। तो शायद ये लम्हा, जब जो हंसाने का लम्हा है, वो भी हम गाम घुमांड पर आप लगातार देखते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारे जरिए, जो एक शामली की आपने देखी होगी, एक मीम निकाल के चली थी कि गुज्जर यूँ ही निकल जा। तो इस तरह के बीच बीच में हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि बोर भी नहीं होना चाहिए न्यूज़ देखते देखते, क्योंकि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट भी यही होता है और सबसे पेचीदा सब्जेक्ट भी यही होता है और सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी यही होता है। और जब हम इसको तीनों चीज़ लगा के आपको दिखाएंगे तो आप गाम घुमांड के साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, एक बात और कहना चाहूँगा निरुद्ध भाई, आपको रोक दिया। आपकी बात हम करते ही रहते हैं, लेकिन आपकी मैं ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से हर पक्ष को, हर चीज़ों को दिखाने का काम करा है। जो आपने अपना नाम रखा है चैनल का, उसको आपने वाकई में ही उस पटल पर आप बहुत सही उतरे हो, गाम गुहांड। और आपने जो धरातल पे गांव और गुहांड है हमारे, आप सारे गांवों को और गुहांड को अपने ज़रिए किसी के पास भी ले आते हो। हमारे पास सब सुन रहे हैं अब हमें, क्योंकि आपके ज़रिए उन तक आप पहुँचे अपने कार्य की वजह से। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके काम के लिए। नौजवान होने के नाते मैं बहुत खुशी होती है आपको देख के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखते रहें और जुड़े रहें गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।